हाँ भाई। तो कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं पता है किसी की दाँत खाद खुजली हो। देखो भाई, आज ये लास्ट लेक्चर है अपना। इसमें अपन पूरे प्रोटोजोन डिसीजेस और जो हेलमिंथिक डिसीज़, राउंड वॉर्म और फंगल डिसीज़, इनको कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पूरे डिसीज़ हो जाएंगे। बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया। अब यहाँ पे आज 3 अपन कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद बहुत मज़ा आने वाला। अब तुम देखते जाओ। तो देख भाई, जो अपना मलेरिया था उसके पैथोजन देख 4 पैथोजन होते हैं। अगर कोई तेरे से पूछ ले कि मलेरिया कितने तरीके का होता है, किस किस पैथोजन से हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है कि 4, मतलब 4 पैथोजन होते हैं उसके। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। फिर है प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम, जो सबसे ज़्यादा घातक है। मतलब यदि ये किसी को हो जाता है तो मतलब ये समझो कि 90% मतलब चांसेस होते हैं डेथ के, अगर आपने सही समय पर उसको पकड़ लिया तो। और अगर सही समय पे नहीं पकड़ पाए तो मौत हो जाएगी। अगर पकड़ लिया तो फिर चांसेस हैं कि आज जिंदा रह सके, लेकिन 90% इसमें डेथ हो जाती हैं। ये क्योंकि क्या है ना, इस सर पे बुखार चढ़ जाता है। इसको हम सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल मलेरिया। और ये मैलिग्नेंट मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक वाटर डिसीज़। इसमें पूरा बॉडी काली हो जाती है, खून तक काला हो जाता है। इतने क्योंकि डिग्रेडेशन होता है इतनी स्पीड में आरबीसी का, मतलब आरबीसी जो है उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे ज़्यादा घातक होता है कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम। फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 तरीके के होते हैं इसके पैथोजन, ठीक है। अब सुन, हम लोगों को कौन सा होता है जो हाँ, हम लोगों को कौन सा हो जाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जीवन में एक ना एक बार तो मतलब हम लोगों को होता है कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब वो अच्छा, कोई सोचता है कि एक बार अगर हमें हो गया मलेरिया तो दूसरी बार क्यों नहीं होता? दूसरी बार इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास क्या है, मतलब इम्यूनिटी तो हमारी बन चुकी है। इम्यूनिटी बनी तो है, लेकिन मेमोरी सेल्स हैं। जैसे ही वो मच्छर ने काटा, उसने स्पोरोजोइट्स अपने छोड़े। याद रखना, जो मच्छर होता है, मच्छरियाइन बेसिकली, क्योंकि फीमेल काम करती हैं, फीमेल एनाफिलीज। जो मेल्स होते हैं वो तो ऐसे ही मंडराते रहते हैं उस पर, पेड़ों पे मंडराते रहते हैं। फीमेलों ने हट हम नहीं, तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं आता, वो तो बस फूलों को रस चूसते रहते हो। जो फीमेल्स होती हैं वही काम करती हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। वो उनके पास जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो स्पोरोजोइट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? वो जब बाइट करेंगे तो प्लाज्मोडियम, जब जो फीमेल एनाफिलीज बाइट करेगी तो वो क्या डाल देगी अंदर? स्पोरोजोइट डाल देगी। स्पोरोजोइट डाल देगी बॉडी में। अच्छा, अभी स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ जाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो देख, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया हमारे इंडिया में नहीं मिलते, नॉट फाउंड इन इंडिया। अच्छा ठीक है, नॉट फाउंड इन इंडिया। कौन कौन से मिलते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम। इसमें से फाल्सीफोरम सबसे ज़्यादा घातक होता है। वाइवेक्स तो सबको जीवन में एक बार होता है कि नहीं? अरे बोल हाँ कि ना। अच्छा, एक और चीज़ सुनो। अफ्रीका में क्या होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन को मलेरिया हो जाता है। मतलब होता ही है। मतलब ये समझो क्या होता है ना वहाँ पे, ऐसा तो है ना कि मच्छर ज़्यादा है तक, उसमें क्या है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं? इम्यूनिटी किससे प्रोवाइड करता है? वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी, वो किसकी, मतलब उसका शेप हो जाता है हंसिए की तरह। उसका शेप हंसिए की तरह हो जाता है और वो खुद ही को काटने लगती है, सिकल सेल एनीमिया। तो अफ्रीका में ये किसकी तरह काम कर रहा है, मतलब एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको, कि ताकि सिकल सेल एनीमिया ना हो। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक ऑटोसोमल डिसीज़ होता है, याद रखना। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो देख, मलेरिया का हमने पढ़ा, मलेरिया के हमने पैथोजेंस भी पढ़ लिए। हाँ, ये याद रखना, सब लोग भूल जाते हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी मच्छर आपको काटेगी, हाँ, क्योंकि मच्छरियाँ काटेगी, तो वो क्या करेगी, आपके ब्लड में स्पोरोजोइट छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? स्पोरोजोइट को छोड़ेगी। कहाँ पे? हमारी बॉडी में। कौन? मच्छरियाँ, मच्छर, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट क्या करते हैं, मैं चाहूँ तो वो पूरा स्ट्रक्चर बना दूँ डायग्राम का, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो सुन, मैं उसकी स्लाइड चला दूंगा। देख, स्पोरोजोइट जो है, स्पोरोजोइट, हाँ, स्पोरोजोइट जो था वो हमारे मतलब वो मच्छर के थ्रू हमारी बॉडी में आया स्पोरोजोइट। ये सबसे पहले कहाँ पे जाता है स्पोरोजोइट सबसे पहले जाएगा लिवर में। लिवर में क्यों जाएगा? लिवर में ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब वही अपनी सेना को बढ़ाएगा। सेना को क्यों बढ़ाएगा? अरे यार, सेना को बढ़ाएगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस,
जो लिखा रहा हूँ ना वो पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। तो लिवर में मल्टीप्लिकेशन करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब ऐसे समझो, एक मच्छरियाँ आई घूमती घूमती घूमती, उसने मुझे काट लिया, उसने अंदर क्या छोड़ा मेरी बॉडी में, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ब्लड के थ्रू लिवर में जाएंगे, क्योंकि ब्लड तो हमेशा कुछ चल ही रहा है हमारी बॉडी में, तो वो कहाँ जाएंगे, लिवर में। लिवर में ये लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, ठीक है। अब वहाँ से वो निकलेंगे सेल को फाड़ के, लिवर से निकले, अब ये जाएंगे आरबीसी में, हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आरबीसीज। अब आरबीसीज में फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, आरबीसी में ये फिर से क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। ये रिप्रोड्यूस क्यों हो रहे हैं, ताकि यार नंबर इनका ज़्यादा हो, नंबर जैसे ही ज़्यादा होगा तो एकदम से अटैक करेंगे। अब इन्होंने बॉडी पर अटैक किया, हमारी किस पे अटैक किया है, आरबीसी पे अटैक किया है। अब ये क्या करते हैं ना, आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट है स्पोरोजोइट, इसमें बहुत सारे हमारे वो उसके प्लाज्मोडियम के वो हैं, मतलब पैथोजन बहुत सारे हैं। अभी क्या करते हैं, सेल को फाड़ देते हैं। सेल को फाड़ देंगे मतलब क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे सेल को। नहीं समझे, मतलब एक आरबीसी थी, समझो मेरी बात, एक रेड ब्लड सेल थी मेरे पास, रेड ब्लड सेल थी मेरे पास, मान लो एक ही रेड ब्लड सेल थी, बाइकॉनकेव सेव होता है याद रखना, एक रेड ब्लड सेल थी, उसको फाड़ देंगे, उसमें से क्या निकलेगा, स्पोरोजोइट निकलेगा। अब ये स्पोरोजोइट जैसे ही ये निकलेगा, अब सुन, जैसे ही आरबीसी फटी, उसमें से क्या निकलेंगे, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। क्या निकलेंगे, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब मेरी बात सुन, आपने देखा होगा जब किसी को बुखार आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के निकलने की वजह से। हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जैसे ही निकलेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा बॉडी का। तो बॉडी क्या सोचेगी कि मैंने अब टेम्परेचर तो बढ़ा दिया है, तो हो सकता है स्पोरोजोइट मर जाएं। टेम्परेचर बढ़ाया उसने, किसकी मदद से, आरबीसी जैसी फटी तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स निकले, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जैसे ही निकलेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बॉडी क्या सोचेगी कि अब मैं इसको मार सकती हूँ, जो स्पोरोजोइट मेरे बॉडी में घुस आए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मलेरिया के केस में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात याद रखना, मलेरिया के केस में क्या होता है कि आप समझोगे कि मैं सही हो गया, लेकिन क्या होगा, 7 दिन बाद 8 दिन बाद फिर आपको बुखार आएगा। और ठंड दे के बुखार आता है रात में, वो भी रात ही में आता है, ठंड दे के बुखार, हल्का सा सर दर्द भी होगा। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए लग के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको लग के लेना पड़ता है ट्रीटमेंट को, वो सबको ही पता है, क्लोरोक्विनीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन चलती है। उसके बाद अगर जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन तो आपने ले ली 7 दिन के लिए, उसके बाद 15 दिन के लिए प्राइमाक्विन भी चला दी जाती है। प्राइमाक्विन क्यों चलाते हैं, ताकि जो अगर मान लो थोड़ा बहुत भी स्पोरोजोइट बचा है, थोड़े बहुत भी लिवर में कहीं घुसे बैठे हैं, और जैसे ही मतलब केमिकल का हमारा असर खत्म होगा तो वो फिर से रिप्रोड्यूस करना ना स्टार्ट कर दें, इसलिए वो क्या 15 दिन के लिए अगले 15 दिन के लिए प्राइमाक्विन भी चला दी जाती है। फीमेल एनाफिलिस किस तरह काम करती थी, वेक्टर की तरह। वेक्टर मतलब सिर्फ ले जाने वाली, क्या लेके जाएगी, स्पोरोजोइट किसके, प्लाज्मोडियम की कोई भी वैरायटी हो, वैरायटी मतलब 4 तरीके के थे ना, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम जिसमें सबसे ज़्यादा घातक था प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम, और फिर प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, जिससे हमें क्या हो जाता था, मलेरिया हो जाता था, ठीक है। वेक्टर की तरह काम करती फीमेल एनाफिलिस। अब दूसरी जो हम लोग डिसीज़ पढ़ने वाले हैं, फिर दूसरी चीज़ जो थी वो हमारी क्या थी, अमीबियासिस को हम और क्या बोलते हैं, अमीबिक डायजेंट्री मतलब वही पेट में दिक्कत होगी, मतलब इंटेस्टाइन। देखो इसका पैथोजन कौन होता है, पैथोजन याद रखना, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एक मूवी जैसा नाम है ना, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। वेक्टर कौन होता है, किसके थ्रू ये जाएगी, हाउस फ्लाई, सिंपल ना, वेक्टर कौन है, हाउस फ्लाई, इसको ले जाने वाली। और ये डिसीज़ क्या करती है, अमीबियासिस है क्या, हम कैसे पहचानें किसी को अमीबियासिस हो गया, एंटअमीबिक हिस्टोलिटिका के थ्रू। तो देख ये पैरासाइट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इससे होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन होगा, एबनॉर्मल एब्डोमिनल मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, पेन आएंगे, क्रैम्प्स आएंगे, और जो स्टूल होगा मतलब पॉटी टट्टी वो एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स के साथ निकलेगी। अच्छा, तो ये थोड़ा डायजेंट्री जैसे, इसलिए तो लिखा अमीबिक डायजेंट्री। ये किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है, एक प्रोटोजोन से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबिक डायजेंट्री, ठीक है। डायजेंट्री हमने पढ़ा ना बैक्टीरियल डिसीज़ में। और इसमें जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो किसकी तरह काम करती हैं, वेक्टर की तरह। स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कि अगर गंदा पानी है, सही से मतलब फूड हाइजीनिक नहीं है, हाइजीनिक फूड, तो उससे हमें क्या हो सकता है, अमीबियासिस हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिसीज़। रुको एक चीज़ और सुन लो, प्रोटोजोन में 2 और सुनो,
गिंगिवाइटिस, ये कंजक्टिवाइटिस नहीं है। कंजक्टिवाइटिस जो आंखों में होता था ये वो नहीं है, ये है गिंजीवाइटिस, गिंगिवाइटिस जो भी बोलना चाहो। ये गिंगिवाइटिस है जो कि प्रोटोजोन से होता है। अच्छा, इसका पैथोजन कौन होता है? एंट अमीबा गिंगिविटिस, एंट अमीबा जिंजिवाइटिस, जो भी कह दो। इसमें होता क्या है, इसको क्यों पढ़ना है? इसमें गम्स में इन्फ्लेमेशन आती है। हमारे जो गम्स होते हैं ना दांत के नीचे रेड रेड, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। बहुत बेकार हालत होती है इसमें। और ये फिजिकल कॉन्टेक्ट, मतलब मान लो कोई, समझ लो किस से होती, किस से? वेट किस वेट किस मतलब कुछ ज़्यादा ही घुस घुसा के एकदम किस हो गई ना, वेट किस, उससे होता है हमें गिंजीवाइटिस। मतलब मान लो उसको कुछ था, उसके मसूड़े, हाँ मसूड़े गम्स होते हैं ना, गम्स में कोई दिक्कत थी या फिर मान लो प्रोटोजोआ था, तो वो दूसरे को भी लग सकता है, कम्युनिकेबल होता है। तो देख लेना कहीं तुम कर रहे हो अगर किस, तो सामने वाली सही होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? गिंजीवाइटिस। अब सुन, एक और सुन, ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। क्या होता है ना, हम लोग जब आप मेडिकल फील्ड में जाओगे ना तो गिंजीवाइटिस और पायरिया में कंफ्यूज हो जाते हो। गिंजीवाइटिस एक प्रोटोजोअन डिसीज है, लिख देते हैं। गिंजीवाइटिस एक प्रोटोजोअन डिसीज है, जबकि हमारा जो पायोरिया है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। कैसा डिसीज़ है? बैक्टीरियल। अच्छा, इसमें बैक्टीरियल डिसीज़, मैं बैक्टीरिया का नाम तो बता दूं, वैसे कोई काम का नहीं है। पायरिया एल्वियोलिस, पायरिया एल्वियोलिस ये बैक्टीरिया होता है जो किसको कॉज करता था? पायोरिया को। इसमें क्या होता है ना, इसकी खास क्यों है? इसमें पस फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग होगी गम्स में, स्वेलिंग होगी गम्स में, जो कि गिंजीवाइटिस में भी होती थी। पस इसमें क्या हो जाता है? बस पस फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पस का फॉर्मेशन। तो बस ये क्लियर सी थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब हेलमिंथिक डिसीज़ पे आते हैं। अब मेरी बात सुन, हेलमिंथिक डिसीज़ में, हेलमिंथिक डिसीज़ जो है वो दो तरीके के वर्म कह लो या फिर हेलमेंथ से होती है। इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा निमेथे हेलमेंथिस, और दूसरे हैं प्लेटी हेलमेंथिस। कौन से हैं? प्लेटी, अरे बड़े हेलमेट समझ लो, मैं तो याद रखता हूँ, हेलमेट है पीछे प्लेटी हेलमेंथिक। अब ये बेसिकली क्या है? वर्म्स हैं। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि जो नुमेटे एलिमेंट्स में जो वर्म्स आते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड वर्म। अच्छा, वो कैसे होते हैं? राउंड वर्म। और जो प्लेटी एलिमेंथिस में आते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म होते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। फ्लैट वर्म होंगे, ये राउंड वर्म होंगे। अब सुन, जो ये राउंड वर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जो हैं अच्छे होते हैं भाई साहब, और हम क्या बताएं। और ये जो फ्लैट वर्म होते हैं ये भी अच्छे होते हैं, मतलब कुछ मात्रा में हो तो अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका बॉडी में यूज़ भी होता है। आपको अगर पता है तो इसका बॉडी में यूज़ भी होता है। कैसे होता है? देख, राउंड वर्म में जैसे हमारा जो है एस्केरिस, अच्छा एस्केरिस, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अच्छा, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, तो ज़्यादा मात्रा में ये भी घातक है। और अपना राउंड वर्म में टेप वर्म, ये तो घातक ही है यार, सुना तो होगा टेप वर्म। टेबम। तो देख, एस्केरिस की अगर अपन लोग बात करें, एस्केरिस कौन सा डिसीज़ करता है? मतलब पैथोजन एस्केरिस है, जिससे डिसीज़ होता है हेलमिंथिक डिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्केरियसिस। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा एस्केरियसिस का? एस्केरिस हमारा क्या है? पैथोजन। और ये डिसीज़ क्या कॉज करता है? एस्केरियसिस। ये क्या है? डिसीज़ जो कि किससे कॉज होता है? एस्केरिस से। अच्छा, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो वही फीको ओरल रूट, मतलब कि कोई गंदी चीज़ हमारे मुंह के द्वारा बॉडी में चली जाए, जिसमें क्या है? पैथोजन है एस्केरिस, जिससे हमें क्या हो सकता है? एस्केरियसिस। अगर हो गया तो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्टूल थोड़ा ब्लैकिश, वही मिक्सड विद ब्लड आएगा, इसलिए थोड़ा ब्लैकिश दिखेगा, और अमीबिक पेशेंट हो जाएगा। मतलब कि क्या बोलते थे उसको? एनीमिया। हाँ, एनीमिया भी हो सकता है, और अमीबिक पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, जो पेशेंट है वो अमीबी मतलब एनीमिया हो सकता है उसको। सिंपल है ना। एस्केरिस में क्या? रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। थोड़ा सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एलिफेंटाइटिस, वही हाथी पाँव। तो देख, एलिफेंटाइटिस में क्या होता है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? फिलेरियसिस। अरे तुम तो हाथी पाँव देखेंगे, पेशेंट्स नहीं देखे तो अपन दिखाएंगे। देख, पैथोजन इसके कौन से होते हैं? व्यूचेरिया, मतलब व्यूचेरिया इसका कॉमन कह लो जीनस है। और फिर स्पीशीज़ कौन सी? व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, व्यूचेरिया मलाई। तू लड़की नहीं, मलाई है। हाँ, तो व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी और व्यूचेरिया मलाई, जो इसके क्या है? पैथोजन है। अच्छा, पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है, तो हम क्या करें? और ये वेक्टर मतलब किसके थ्रू जाएगी? ये वेक्टर बंदूक नहीं है जो पबजी में चलाते हो। वेक्टर क्या है? ले जाने वाला, कैरियर। तो वेक्टर कौन होता है इसका? फीमेल मॉस्किटो होती है। देखो, हर जगह फीमेल ही आई है, लड़ाई भी फीमेल की वजह से हुई है, तो याद रखो फीमेल घातक होती हैं, उनसे दूर रहो। तो फीमेल कौन सी? फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स वेक्टर। इसमें जो वेक्टर होती है, वेक्टर कौन होती है? क्यूलेक्स, फीमेल मॉस्किटो।
अब इसमें होता क्या है देख, वो तो हमने समझ लिया कि इसका पैथोजन कौन था, व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी, व्यूचेरिया मलाई, तो लड़की नहीं मलाई है यहाँ। और वेक्टर कौन था, क्यूलेक्स, फीमेल मॉस्किटो विच इज़ अ क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका क्या था, वेक्टर था। अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को, देखो पहले ही दिख जाएगा कि हाथ मतलब पाँव सूजना स्टार्ट हो जाएगा। पाँव नहीं सूजता, पता जब पेशेंट्स आते हैं ना तो जो उसका टेस्टिस होती हैं, स्कोटम जो बॉडी के नीचे लटकी रहती हैं स्कोटम, वो ऐसे हाथ में लेके आते हैं इतने ही ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाता है। अब टेस्टिस का साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें जो स्कोटम है उसका भी साइज़ बढ़ जाएगा, तो पेशेंट्स इसे हाथ में लेके आते हैं स्कोटम, क्योंकि अब भाई लटकेगा तो दर्द नहीं होगा क्या। तो ये होता क्या है, देखो अगर मैं बताऊँ, हाइड्रोसील 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 बोले तो टेस्टिस का साइज़ बढ़ना। अच्छा, अब टेस्टिस का क्या होगा, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा, टेस्टिस का साइज़ इंक्रीज़ करेगा। किस वजह से, क्योंकि व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी आई या फिर व्यूचेरिया मलाई, उस पैथोजन उसकी बॉडी में आ चुका है, और इससे क्या होगा, साइज़ ऑफ स्क्रोटम भी बढ़ता जाएगा हाइड्रोसील की वजह से। और अब सुन, हम पहचानेंगे कैसे, इसमें होता क्या है, जो हमारी लिम्फ वेसल कह लो या फिर लिम्फ नोड कह लो, बेसिकली नीचे की तरफ लोअर लिम्ब की जो हमारी लिम्फ वेसल होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ऐसा वैसा इन्फ्लेमेशन नहीं आता, ये जो इन्फ्लेमेशन आता है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, एक्यूट मतलब क्या होता था, थोड़े समय के लिए, क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए। तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, किस में, ऑर्गन्स में आपने तो अभी बोला लोअर लिम्फ में, अरे यहाँ पैर में ऑर्गन नहीं होंगे क्या, मसल्स नहीं होंगी, उसमें क्या होगा, लोअर लिम्फ नोड में हमारे क्या होगा, लिम्फ वेसल, बेसिकली जो लिम्फ वेसल होती है, जो लोअर लिम्फ वेसल होती है वो चोक हो जाती है। चोक होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन लोअर लिम्स में बढ़ती चली जाएगी। ये हम कैसा होता है, एलिफेंटाइटिस। इसमें क्या हो जाता है, साथ साथ हाइड्रोसील मतलब टेस्टिस का साइज़ भी बहुत बढ़ जाता है, जिससे स्कोटम हाथ में लेके आते हैं वो लोग पेशेंट्स आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। फिर टेस्टिस का साइज़ इंक्रीज़ होगा, व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी की वजह से साइज़ ऑफ स्क्रोटम भी बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोसील, बार बार ध्यान देना हो तो थोड़ा समझ लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर फीमेल क्यूलेक्स, इसका क्या होता है, कैरियर। हाँ, और यूजुअली बोल रहा हूँ, जो लोअर लिम्ब होती है उसका लिम्फेटिक वेसल इससे अफेक्ट होता है, वो चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एलिफेंटाइटिस हो गया। अब हम पढ़ेंगे फंगल डिसीज़। अब इसमें बहुत मज़ा आता है जब पेशेंट आते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब बड़े परेशान है, खुजा के दांत खाद खुजली हो गई, भाई साहब डॉक्टर साहब कछु कर दो, कछु सही कर दो। अब सुन मेरी बात, जैसे मान लो आपके पास पेशेंट आया जिसको मतलब मान लो 6 से 7 महीने हो गए उसको फिर रिंगवर्म से अफेक्टेड होते हुए, मतलब दांत खाद खुजली उसे 6 से 7 महीने तक है, तो वो सही नहीं होगी। अपन इनिशियल स्टेज पे इसको रोक सकते हैं, फिर वो अपने आप सही हो जाएगा, जैसी बॉडी मतलब रेसिस्टेंट हो जाएगी, जैसी बॉडी 2-3 साल के बाद वो अपने आप सही हो जाएगा। रिंगवर्म्स में रिंगवर्म्स बेसिकली इसके पैथोजन 3 पैथोजन होते हैं। इसके क्या होते हैं, 3 पैथोजन होते हैं। कौन कौन, अपना माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, और एक और होता है भाई साहब, एपिडर्मोफाइटोन। हाँ, एपिडर्मोफाइटोन। 3 तरीके के इसके क्या होते हैं, ये पैथोजन होते हैं, और ये बेसिकली टोस के बीच में हो गया, या फिर हमारे जेनिटल्स पार्ट में हो गया, स्क्रोटम के ऊपर हो गया, दांत का स्क्रोटम के ऊपर इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली मचेगी, समझ रहे हो। और हाँ, यही याद रखना कि मतलब ऐसी एरियाज़ में होता है जहाँ पे कोई इसको दिक्कत ना हो, मतलब अंदर रीजन में हो जाएगा। और कभी कभी ज़्यादा सीवियर हो जाता ना तो ये ब्लड में भी चला जाता है, अगर एक बार ब्लड में चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए तो मैंने बोला कि इसको आप इनिशियल स्टेज में अगर पकड़ रहे हो तो वो सही होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, दांत खाद खुजली में, कि वो अपने आप बॉडी से रेडिकेट हो जाता है, बॉडी जैसी रेसिस्टेंट हो जाएगी उस फंगस के, अपने आप वो रेडिकेट हो जाएगा बॉडी से। ये कौन सा, फंगल डिसीज़। अब देख, फंगल डिसीज़ जैसे क्या होता है, देखो अगर इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ तो क्या होता है, जैसे आप गीले हो गए बरसात में, आपका जो अंदर का सिस्टम है वो भी गीला हो गया, तो उसमें क्या हुआ, आपने अंडरवेयर चेंज नहीं किया, तो वहाँ अब ह्यूमिडिटी तो पहले से ही है, क्योंकि जो हमारे गोनेट्स वाले रीजन होता है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, और जो बॉडी हीट से थोड़ा सा कम रहता है, और वहाँ ह्यूमिडिटी है। अब पूरा जो अपने ये जो फंगस को ग्रो होने के लिए पूरा बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो बढ़िया एनवायरनमेंट है, इससे क्या हो सकता है, रिंगवर्म्स हो सकते हैं। रिंगवर्म्स होता है दांत खाद खुजली, और इसके पैथोजन कौन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। स्किन पे हो जाएगा, वो बहुत जगह हो जाता है। देखो यार, जेनिटल्स इसके लिए बेसिकली ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि जेनिटल्स में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
और इनसे बच के रहना चाहिए कि इनसे मान लो किसी को फंगल हो, तुम उसे चिपक के बैठो, तुम्हें भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो बस ये हमारे डिसीज़ आज पूरे हो गए। फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, और वायरसेस हो गए, हेलमिंथिक हो गए। बस अब पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।